प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो इवोल्यूशन है यानी कि विकास है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है और उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी समझा था। देन इसके बाद इसी सीरीज में एक और टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है समजात अंग, समृद्धि अंग और अवशेषी अंग। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है और जैव विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जैव विकास में मेनली जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण होता है और ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ये क्रमिक होती है और एक निश्चित समय अंतराल में होती है। इसी प्रोसेस के लिए जो नया टर्म दिया गया उसका नाम है जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित समय अंतराल में होता है। इस प्रोसेस के लिए हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारे जीवाश्म को कलेक्ट किया और जीवाश्मों को कलेक्ट करने के बाद उनकी स्टडी की। तो सबसे पहले जीवाश्म का जो अध्ययन है वो एक विज्ञान की नई शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम जीवाश्म विज्ञान या पेलिएंटोलॉजी कहते हैं। पेलिएंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और जो पेलिएंटोलॉजी है इसका जो जनक यानी कि जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है और जो फादर ऑफ पेलिएंटोलॉजी है यानी कि जो जीवाश्म विज्ञान का जनक है वो लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है। लियोनार्डो जो दा विंसी है इन साइंटिस्ट ने ही जीवाश्मों की खोज की थी। इसी कारण लियोनार्डो दा विंसी को हम पेलिएंटोलॉजी या फादर ऑफ पेलिएंटोलॉजी कहते हैं। अब जो जीवाश्म है वो क्या कहलाते हैं? एक्चुअल में जो जीवाश्म होते हैं वो जीवों के ही अवशेष होते हैं यानी कि ऐसे जीव जो मर चुके हैं और उनके मृत शरीर को बहुत लंबे समय तक जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। इसके बाद जो उनके जो हड्डियां या फिर हम कह सकते हैं उनका जो स्केलेटन बचता है, कंकाल बचता है, उसी के लिए हम जीवाश्म कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि तुलनात्मक आकारिकी से प्राप्त प्रमाण यानी कि आकारिकी जीवों के शरीर का जो आकार होता है उसे हम मोर्फोलॉजी या हम उसे आकारिकी कहते हैं। तो अब इस आकारिकी से या मोर्फोलॉजी से हमें क्या प्रॉफिट है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि मोर्फोलॉजी से ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो हमारे लिए मिले और जिनसे हम कह सकते हैं कि जो जैव विकास है उनका विकास जीवाश्म के अध्ययन से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो आज की जनरेशन है उनका विकास उनके एंसेंटर्स या उनके पूर्वजों से हुआ है। तो तुलनात्मक आकारिकी में हमें 3 चीज़ों का अध्ययन करना है, समजात अंग, समृद्धि अंग और अवशेषी अंग यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समजात अंग की। समजात अंग को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमो का मतलब भी प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि होमो का मतलब होता है समान और लॉगस का मतलब होता है संरचना। तो ऐसे जीव समजात अंग या ऐसे जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी संरचना समान हो और मोर्फोलॉजी, जिसे हम संरचना को हम विज्ञान की भाषा में मोर्फोलॉजी कहते हैं। तो मोर्फोलॉजी और ऑन्टोजेनी यानी जिनकी व्यक्तिवृत्ति और संरचना शरीर की एक समान हो लेकिन उनके जो कार्य हैं या जो उनके फंक्शंस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो अंग होते हैं उन्हें हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में यदि याद करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि एमओ यानी कि मोर्फोलॉजी और ओ से ऑन्टोजेनी, एम से मोर्फोलॉजी और ओ से ऑन्टोजेनी। तो जिनकी मोर्फोलॉजी और ऑन्टोजेनी इक्वल हो लेकिन जिनके फंक्शंस अलग अलग हो ये होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं।
अब यदि हम बात करें कि होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स की, तो वो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें ह्यूमन हैंड आता है और बैट विंग्स आते हैं, यानी कि जो चमगादड़ है उस चमगादड़ के पंख और जो मनुष्य की भुजा होती है, अग्रस्त भुजा जिसे हम आर्म कहते हैं या जिसे हम हाथ भी कह सकते हैं, तो जो ह्यूमन आर्म होती है और जो बैट विंग्स यानी कि जो चमगादड़ के पंख होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों की जो संरचना है वो लगभग एक समान है। लेकिन यदि हम इनके कार्यों की बात करें, देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन की आर्म होती है या जो भुजा होती है उसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम रेडियस अल्ना कहते हैं, और जो हमारी कलाई होती है इसे हम कार्पल्स, और ये जो बीच की हथेली होती है इसे हम मेटाकार्पल्स, और जो हमारी उंगलियां होती हैं उन्हें हम फिलेंजिस कहते हैं। तो ये हमारी है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स, और ये है हमारी फिलेंजियस। तो देन सेम जो स्ट्रक्चर है या जो सेम संरचनाएं, अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो हमारी चमगादड़ के भी पंख में पाई जाती हैं। इसमें ये इसका ह्यूमरस हो गया, ये रेडियस अल्ना हो गया, ये इसका मेटाकार्पल्स, ये कार्पल्स, और ये जो है ये फिलेंजियस हो गया। तो हमने देखा कि इनकी संरचना इक्वल है, लेकिन यदि हम इनके वर्क की बात करें तो आपको पता है कि जो ह्यूमन का हैंड होता है, हम हाथ से क्या वर्क करते हैं, या हम लिखने का या खाने का या अदरवाइज कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जो हाथ की सहायता से होता है। लेकिन जो पक्षियों में या जो हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं, इस चमगादड़ में हाथ या जो हम कह सकते हैं इन दोनों की संरचना सेम है, लेकिन इसका वर्क जो है उड़ने के, इसकी जो अस्थियां होती हैं वो उड़ने में रूपांतरित, पंखों में रूपांतरित हो जाती हैं और ये उड़ने में सहायक होती हैं। तो ये जो हमारे थे ये थे हमारे समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन। इसके बाद हम बात करेंगे समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग के लिए हम इंग्लिश में एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन या जो हमारे समवृत्ति अंग हैं, ये जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग होते हैं जिनकी संरचना जो है वो अलग अलग होती है, यानी कि यदि हम इनकी मोर्फोलॉजी की बात करें, आकारिकी की बात करें तो अलग अलग होती है, लेकिन इनके वर्क जो है इनके वर्क सेम होते हैं। जैसे कि समवृत्ति, वृत्ति का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य को करना, तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान हैं, समवृत्ति यानी कार्य समान, लेकिन जिनकी मोर्फोलॉजी या शरीर की जो संरचना है वो अलग अलग है, इन्हें हम समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब यदि हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो समवृत्ति अंग में आता है कि जो पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख, तो समवृत्ति अंग में पक्षियों का जो वर्क होता है, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, उनमें जो पंख पाए जाते हैं उनका काम जो है उड़ने का होता है, लेकिन इनकी जो संरचना है, जैसे हम दो पक्षियों को कंपेयर करें तो उनके पंखों की संरचना अलग अलग होती है, किसी में अलग प्रकार के फैदर्स होते हैं, किसी में दूसरे टाइप के फैदर्स होते हैं। तो ये जो है वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं, जिनके कार्य समान है, मतलब पंख हमेशा उड़ने का काम करेंगे, लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होगी। तो इन वाले अंग को हम एनालॉगस ऑर्गन या समवृत्ति अंग कहते हैं। देन इसके बाद आता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग के लिए हम इंग्लिश में वेस्टिजियल विंग्स कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि जो अवशेषी अंग है या जिन्हें हमने वेस्टिजियल ऑर्गन कहा,
तो जीवों में कुछ ऐसे जीवों के शरीर जो होता है उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं या ऐसे कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका हम फंक्शन देखें तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी यानी कि जो अवशेष के रूप में पाए जा रहे हैं, और अवशेष का मतलब जिनका कोई काम नहीं है तब भी वह हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के अंगों को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और मोस्टली जो अवशेषी अंग होते हैं वो वातावरण में चेंजेस होने के कारण या वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और जो अवशेषी अंग हैं वो हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में पूर्वजों में थे, इसी कारण वो हमारे शरीर में भी होते हैं, लेकिन इनका कोई वर्क नहीं होता। तो अवशेषी अंग या वेस्टिजियल विंग्स इसी टाइप के होते हैं। और अवशेषी अंग की यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो अवशेषी अंग के एग्जाम्पल हैं बाह्यकर्ण, निमेशक झिल्ली, बाह्यकर्ण, निमेशक झिल्ली और जो विजडम टीथ होते हैं ये सभी जो हैं वो अवशेषी अंग या वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि बाह्यकर्ण की हम बात करें तो इसे हम जो बायोलॉजिकली जो टर्म होता है उसमें हम पिन्ना कहते हैं। तो जो हमारा कान यानी कि जो हमारा ईयर होता है उसमें ये जो पिन्ना पाया जाता है, इस पिन्ना का कोई काम नहीं होता फिर भी ये हमारे शरीर में पाया जाता है, इस कारण ये अवशेषी अंगों की श्रेणी में शामिल है। देन इसके बाद निमेशक झिल्ली, जो हमारी आँख होती है, आँख में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम निमेशक झिल्ली कहते हैं। तो इस निमेशक झिल्ली का भी कोई वर्क नहीं है फिर भी हमारी बॉडी में है। इसके बाद आता है विजडम टीथ। जो विजडम टीथ होते हैं उनका भी हमारी बॉडी में कोई भी जो है वो वर्क नहीं होता, तब भी ये पाए जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स की जो नस होती है वो जो कि अत्यधिक बढ़ जाती है, किसी किसी में लुप्त हो जाती है। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें चेस्ट में हेयर्स पाए जाते हैं, उन हेयर्स का कोई वर्क नहीं होता फिर भी वो बहुत सारी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि तुलनात्मक रूप से आकारिकी में जो हमें प्रमाण मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो समृद्धि अंग की बात की हमने, समजात अंग की बात की और अवशेषी अंग की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भ्रूणिकी से किस प्रकार से हमारे लिए विकास के एविडेंसेस मिले।